हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था पार्ट 13 एंड पार्ट 13 जो था वो किरचॉफ के लॉ से रिलेटेड था, जिसमें हमने ये देखा कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो कंजर्व करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है, एंड सेकेंड इन वन जो होता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक सर्किट को सॉल्व करना सीखा था, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, और इसके अलावा हमने एक न्यूमेरिकल को भी यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे पार्ट 14 जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी वेस्टोन ब्रिज। ठीक है, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। तो वेस्टोन ब्रिज किसके काम आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वेस्टोन ब्रिज, वेस्टोन सेतु किसके काम आता है, फाइंड टू अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, किसी भी तार के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम वेस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास क्या है, इसको जो है वेस्टोन ने ही इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम उसी के नाम पे पड़ गया, वेस्टोन ब्रिज। अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कहा गया है, इन एच 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस आर जॉइंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। एक पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस है, उसको आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी को बना दे। ठीक है, फिर और सेल ई एंड प्लग की K1 आर कनेक्टेड बिटवीन डायगोनल ए एंड सी। तो डायगोनल ए सी के बीच में ई और K1 को ऐड करना है। आपको भी पता है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटर होता है, चतुर्भुज होता है, उसके दो डायगोनल होते हैं। तो एक डायगोनल है ए सी और सेकंड डायगोनल है बी डी। तो आपने क्या करना है, ए सी डायगोनल के बीच में आपने की K1 और सेल ई को ऐड करना है, और डायगोनल के जो बी डी है उसके बीच में आपने क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर और की K2 को ऐड करना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ऐड इसको मैं वैसे तो हमारे पास मैंने फिगर आपका यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये है इसका फिगर, बट मैं इसको आपको इजी वे में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके कंस्ट्रक्शन को। हमने क्या कहा, हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टेंस है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक क्वाड्रिलेटर बना दे। मैं एस टाइप से बना दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गए आपके 4 रेजिस्टेंस। ठीक है, इन 4 रेजिस्टेंस का नेम क्या है, पी क्यू आर और एस। इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो एक क्वाड्रिलेटर बनाना चाहिए, ए बी सी और डी। क्लियर हो गया इतना। फिर आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, कि जो डायगोनल एसी है इसके बीच में, डायगोनल एसी के बीच में आपने क्या फिट करना है, एक सेल फिट करना है और एक की K1 को फिट करना है। और याद रखना, ये जो की होगी ये क्लोज्ड होगी। ठीक हो गया। इसके बाद डायगोनल BD के बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर लेना है, और गैल्वेनोमीटर का सेकंड वाला पोर्शन एक की से ऐड करना है, और इस की को आपने ओपन रखना है, जिस की को मैंने नाम दिया K2। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट करते हैं, हमने PQRS 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि वो एक क्वाड्रिलेटर बना दे, एक चतुर्भुज बना दे। उसके बाद डायगोनल AC के बीच में आपने एक सेल और एक की K1 को फिट करना है। डायगोनल BD के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और इसकी सेकंड वाला कॉर्नर K2 से। बट याद रखेंगे, ये की आपकी क्लोज होगी और ये की आपकी ओपन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर की ओपन है तो इसका मतलब इस वाली लाइन पे तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सीधी बात है, जब तक आपके सर्किट में की क्लोज नहीं होगी तब तक आपके सर्किट में करंट फ्लो कहीं से भी कहीं तक नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड होता है ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन। क्या बोला मैंने, ज़ीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन। जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन क्या होती है, इट मीन्स शून्य विक्षेप की स्थिति। क्या बोला मैंने, शून्य विक्षेप की स्थिति। तो शून्य विक्षेप की स्थिति को अगर हम देखें यहाँ पर, तो शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होती है कि जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में किन्हीं भी टू रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो नेक्स्ट टू के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा।
तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब गैल्वेनोमीटर की, इसकी गैल्वेनोमीटर जो है इसकी रीडिंग क्या है, ज़ीरो आए। मतलब यहाँ पर देखो आपको पता है कि K2 आपके पास ओपन है तो इसमें करंट तो फ्लो होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, उस समय जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में याद रखना कि शून्य विक्षेप की स्थिति में किन्हीं भी दो प्रतिरोधकों का अनुपात यानी कि P/Q बराबर R/S होता है। ठीक है, कब होगा ये, जब गैल्वेनोमीटर आपको ज़ीरो रीडिंग दिखाएगा, इट मीन्स ये करिए की को आप ओपन करेंगे तो उस कंडीशन पे P/Q इक्वल होगा ऑलवेज R/S के। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वही आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 4 नीम्स आर्म ऑफ कोऑर्डिनेटर आर एडजस्टेड इन सच अ मैनर्स दैट नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन। जब हमें क्या ना मिले, कोई डिफ्लेक्शन ना मिले इन में गैल्वेनोमीटर व्हेन करंट इन द सर्किट फ्लो बाय द सेल। तो उस कंडीशन पे कंडीशन क्या होगी, आपकी सर्किट की इक्विवेरियम कंडीशन होगी, साम्यावस्था में वो होगा। और साम्यावस्था की कंडीशन क्या होगी, किन्हीं भी टू रेजिस्टेंस का रेशियो नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होगा और यही हमें यहाँ पर प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे आप, इसका आविष्कार वेलस्टोन ने किया था। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को हमने श्रेणी क्रम में ABCD बनाया। AC डायगोनल के बीच में हमने एक सेल और एक की को ऐड किया और BD डायगोनल के बीच में हमने किसको ऐड किया था, गैल्वेनोमीटर और प्लग कुंजी K2 को। अब चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोध को हमने ऐसे समायोजित करा कि वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए धारामापी में यानी कि गैल्वेनोमीटर में। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास इसका फिगर। ठीक, इसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग द रिक्वायर रिलेशन, कि क्या आपका यहाँ पर रिलेशन हमारा बन रहा है। तो क्या करा हमने, व्हेन वी प्रेस प्लग की K1, अब जैसे ही मैं इस प्लग की K1 को प्रेस करूँगी, प्रेस का मतलब ये होता है कि क्लोज करना है आपने इस की को, तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो क्लोज करने पर क्या होगा, सेल करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, प्लग K1 को आपने प्रेस किया, देन करंट I फ्लो इन द सेल, और सेल से I करंट फ्लो होने लग गया। तो सेल से हम क्या करते हैं, I करंट को फ्लो करा देते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है कि जो इसकी आर्म है ABCD, अब देखो अगर मैं करंट को फ्लो करा रही तो पॉइंट A पे करंट जो हो रहा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो अप में हमारा करंट फ्लो हुआ I1 और डाउन में करंट फ्लो हुआ I2। क्लियर हो गया इतना। जैसे ही हमारे पास ये दोनों करंट फ्लो होने स्टार्ट हुए, उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये तो हमारे पास क्या है, इस की को हमने ओपन किया है, तो जब हमने इस की को ओपन किया है तो इसका मतलब यहाँ तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो जब यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा तो जो I1 करंट आपका जा रहा है साइड ऑफ AB में, तो वो यहाँ ना जाकर आप सीधे डायरेक्टली आगे निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये की ओपन है, इस वाले में करंट फ्लो होगा नहीं, तो जो I1 करंट है वो डायरेक्टली आपका जाकर आगे निकल जाएगा। वही सेम सिचुएशन नीचे वाले में भी होगी। A और D के बीच में आपका हमने यहाँ से करंट को I2 को पास कराया, देखो I2 गया 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 पॉइंट D पे, अब अपर तो की ओपन है तो यहाँ तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो वो आपका I2 करंट जो है वो अप में निकल जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, I2 हमारे पास साइड CD पे भी करंट I2 होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है तभी आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने की K1 को प्रेस किया, प्रेस करते ही करंट E ने करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, उस करंट को मैंने नाम दिया I, और वो पॉइंट A पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। I1 वाला जो चला गया P और Q दोनों में गया। क्यों गया, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में K2 की ओपन है तो इस वाले में करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो डायरेक्टली आपका करंट जा रहा है P में वही Q में निकल जाएगा। ऐसे नीचे वाले में भी I2 है पॉइंट D पे, ये आपका ओपन है, अप में करंट फ्लो नहीं होगा तो सीधे आपका आगे निकल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा था ना कि किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ पर यूज़ होगा, जो कि होता है समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR। प्रोडक्ट ऑफ किसका, करंट एंड रेजिस्टेंस का जो समेशन होता है वो इक्वल होता है EMF ऑफ सेल के, एल्जेब्रिक सम जिसे हम बोलते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, एक आपका क्लोज लूप में ले रही हूँ A B D A B, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक क्लोज लूप, क्या लिया, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ए से, देखो ए बी डी ए, ये क्लोज हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी डी ए। अब वही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखो E बराबर आई आर वाला, तो इसमें आई करंट क्या है, I1 है, रेजिस्टेंस है P, तो ये आ जाएगा I1 P। फिर आगे बढ़े हम, आगे बढ़े यहाँ तो करंट हमें मिला नहीं, हम देखो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के बाद हम जा रहे हैं अप में, और करंट कहाँ को फ्लो हो रहा है, डाउन में, तो इसका मतलब यह है कि करंट की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हम शो करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि हमने ए से चलना स्टार्ट किया, गए, इसमें तो करंट है नहीं, तो हम अप में जाएंगे, बट करंट की डायरेक्शन डाउन है, तो इसलिए I2 की वैल्यू नेगेटिव होगी, और इसके लिए रेजिस्टेंस है R, तो I2 और R इक्वल में, आपको पता है पूरे सेल्स के लिए बैटरी आपकी E या Z है, तो जीरो डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी E की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके ज़ीरो। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक हो गया। ऐसे ही हम कौन सा क्लोज लूप लेंगे, बी सी डी बी, इधर वाला। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट वाला इसको लिया, सेकंड वाला ये ले लिया, तो आपके पास जो क्लोज लूप आप ले रहे हो, क्लोज लूप मतलब बंद परिपथ, कौन सा ले रहे हैं, बी सी डी बी, बी सी डी बी। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, देखो E बराबर आई आर, यहाँ हम चले तो यहाँ पर करंट आपको I1 मिला और रेजिस्टेंस Q मिला, तो ये हो गया I1 Q। ठीक है, अब हम ऐसे करके नीचे बढ़े, देखो हम ये नीचे आ रहे हैं, बट हमारा करंट तो अप में है, तो करंट अप में है तो ये माइनस का I2 हो जाएगा, और इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, S है, और आपको ये क्या दिखा रहा है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ज़ीरो। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, यहीं पे कर लेंगे सिंप्लीफाई इक्वेशन फर्स्ट को, कि I1P इक्वल हो जाएगा, ये माइनस है, देन राइट साइड पे आपका प्लस हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, I1Q, ये भी माइनस में है, और राइट साइड में जाकर ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हम इसको मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लेते हैं, सेकेंड इसको ले लेते हैं, इसके बाद आप एक स्टेप ये करेंगे, इसके बाद आप एक स्टेप ये करेंगे। ठीक हो गया। अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन किससे, सेकेंड से। तो जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, I1P लेफ्ट के साथ डिवाइड होंगे, और राइट के साथ डिवाइड होंगे, I2R और I2S। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट। तो फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया, P/Q बराबर है R/S, कब, ज़ीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन में। तो आपको आई होप ये प्रूफ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको किया। तो सिंपली हमने क्या किया, इधर वाला क्लोज लूप लिया, यहाँ पर आपका किरचॉफ के सेकेंड लॉ को फॉलो करवाया, यहाँ आपका सेकेंड वाला लूप लिया, इसमें किरचॉफ का लॉ लगाया, दो इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो आई होप आपको ये वाला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ईजी आपके पास इसका डेरिवेशन आता है, सिंपली हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब जो इसके बाद चलेगा आपका पार्ट 15, उसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ के और वेस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। हमें वहाँ पर करंट खुद मेज़र करना होता है और उस करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, मतलब हम लेट करेंगे करंट को किसी भी सर्किट पे, फिर वही सेम सेकेंड लॉ को फॉलो करवा के उसको पूरा सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और क्लियरली आपको अगर ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो मैंने ये आपको इसी तरीके से आपने अपने एग्ज़ाम में इसको लिख के आना है। पहले आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन, फिर इसका इस्टेब्लिश द रिक्वायरमेंट रिलेशन। इसके बाद हमारे पास इसी में इस्टेब्लिश द रिक्वायरमेंट रिलेशन में आप इसके प्रूफ को ईजिली कर लोगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।